सुबह का वक्त। आशियाना की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती हैं। उसे अपनी बॉडी में किसी की पकड़ महसूस हो रही थी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ है। उसकी आंखें अभी पूरी तरीके से नहीं खुली थी। उसका बुखार अब काफी हद तक कम हो गया था। उसको अब ज्यादा फीवर नहीं था। कल पूरी रात बॉडी हीटिंग देने के बाद भी उसका बुखार पूरी तरीके से नहीं उतरा था। हल्का हल्का सा फीवर अभी भी उसे चढ़ा हुआ था। आशियाना जब पूरी तरीके से होश में आती है तब उसे पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है वह किसी के गिरफ्त में है। वह एकदम से अपनी आंखें खोल लेती हैं। उसकी नजरें सीधे रियान के चेहरे पर जाती है। रियान का वह अट्रैक्टिव चेहरा दिखने में सच में बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं था। चांद जैसा नूरानी चेहरा जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो जाए। एक पल के लिए आशियाना भी उसके चेहरे को देखती ही रह जाती है। रियान नींद में ही अपनी पकड़ आशियाना की कमर पर और कस देता है जिससे आशियाना एक बार फिर अपने सेंस में आती है। वह रियान को खुद के इतना करीब देखकर शॉक हो जाती है। वह उसे खुद से दूर करने लगती है। उसे रियान को खुद के करीब देखकर बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब थे कि आसपास से हवा निकलने तक का फासला नहीं था। आशियाना अपनी पूरी ताकत लगाकर रियान को दूर करने लगती है लेकिन रियान उससे दूर ही नहीं हो रहा था। वह वैसे ही नींद में धीरे से बोलता है, प्लीज सोने दो ना, हमें डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? वैसे ही कल रात आपने हमें सोने नहीं दिया। रियान की बातें सुनकर आशियाना की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे घूरते हुए खुद से अलग करने लगती है। रियान अब जाकर होश में आता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखता है जहां आशियाना दुनिया जहां का गुस्सा लिए बस उसे ही घूर रही थी और लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, क्या कर रही हैं आप? हमें धक्का क्यों दे रही हैं? आशियाना उसे घूरते हुए बोली, पहले आप बताइए, आप हमारे इतने करीब क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे करीब आने की? आप समझते क्या है खुद को कि अकेली लड़की देखी नहीं कि उनके करीब आ गए। हम आप जैसे लड़कों को अच्छे से जानते हैं, किसी अकेली लड़की को देखकर उनका फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। आपने कल रात भी हमारा फायदा उठाया ना। हटिए, दूर हटिए हमसे। कहते हुए रियान को धक्का देने लगती है और वो उसे जोर से लात मार देती है। रियान जो इसके लिए तैयार नहीं था वह सीधा नीचे पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरने के कारण उसके ऊपर से ब्लैंकेट हट गया था। रियान को शर्टलेस देखकर आशियाना की आंखें बड़ी हो जाती है। वो खुद को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलती हैं, आप ऐसे हमारे साथ, मतलब आपने हमारे साथ कुछ किया? बोलते हुए वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगते हैं। वह बहुत जोर से रो रही थी। अपना हमारे साथ यह क्या किया? हमारा फायदा उठाने की कोशिश की आपने। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बोलते हुए वह और जोर से रोने लगती है। वह थोड़ा सा ब्लैंकेट खिसका कर फिर खुद को देखती है। उसकी अप्पर बॉडी पे उसकी कुर्ती नहीं थी। वह और जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम तो आपको एक शरीफ इंसान समझते थे लेकिन आप भी बाकी लड़कों की तरह ही निकले, जिन्हें सिर्फ लड़कियों के जिस्म से मतलब होता है और कुछ नहीं। और कल रात आपने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की। बोलते हुए वह रोने लगती है। रियान की आंखें आशियाना की बातें सुनकर छोटी हो जाती है। वह घूरकर आशियाना को देखने लगता है और खड़ा होकर अपनी कमर को पकड़ते हुए बोलता है, या खुदा, ये लड़की दिखने में तो इतनी पतली दुबली सी छोटी सी लगती है लेकिन पैर बहुत जबरदस्त चलाती है। हमें इतनी कस के लात मारी है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, लगता है हमारी कमर लचक गई है। वह अपनी कमर पकड़े बोल रहा था। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती है, आपको अपनी कमर की पड़ी है। यहाँ आपने एक लड़की के साथ पूरी रात बिताई, उसको अपनी बाहों में भरकर, लेकिन आपको उससे ज्यादा अपनी कमर की फिक्र है। आपने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर की पड़ी है। रियान उसको घूरते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बोलता है, हमने आपके साथ रात बिताई, आपको ऐसा क्यों लगता है? आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है का क्या मतलब? आप अपनी हालत नहीं देख रहे हैं?
आप जिस पोजीशन में हैं और हम जिस पोजीशन में हैं इसका मतलब हम क्या समझे? आपने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की है, यही तो समझेंगे ना? रियान आशियाना की दोनों बाजुओं को कस के पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा, हमने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की। इज्जत लूटनी ही होती ना तो तभी ही लूट लेते जब उस दिन आप हमारे साथ हमारे बेड पे हमारे बिल्कुल करीब लेटी हुई थी। तब तो हमने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आपको ये क्यों लगता है कि हमने कल रात आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करी होगी? रियान को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोलता है, आपको कल रात बहुत तेज बुखार चढ़ा था और यहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम यहाँ से निकल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ आपको बॉडी हिट दी थी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास और हमने आपको एक नज़र देखा तक नहीं है। आंखें बंद थी हमारी सारी रात और सिर्फ आपके अप्पर बॉडी के कपड़े नहीं है, लोअर बॉडी के कपड़े जैसे थे वैसे ही है। खुद को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बोलते हुए अपनी शर्ट उठाता है और पहनकर सीधा बाहर चला जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, कोई लड़की उस पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती थी? उसने आज तक किसी भी लड़की को नजरें उठाकर देखा तक नहीं था। वो हमेशा लड़कियों से दूर भागता रहता था, लड़कियों उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और यहाँ उसकी मोहब्बत, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, पहली नज़र की उसकी मोहब्बत जिसके लिए उसने दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में लाने के लिए सोच लिया था, वही उसकी मोहब्बत उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही थी। ये रियान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, हरगिज नहीं। वो गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए बाहर चला गया था। इतने जोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनकर आशियाना कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह ब्लैंकेट अलग करके खुद को देखती हैं। रियान सच बोल रहा था। उसने उसके सिर्फ अप्पर बॉडी के ही कपड़े अलग किए थे, उसमें भी पूरे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी कुर्ती। लोअर बॉडी का एक भी कपड़ा नहीं निकाला था उसने। वो खुद से बोलती है, हाँ तो कुछ भी कहो, लेकिन आए तो थे हमारे करीब। हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे, फिर भी हमारे करीब आए। ऐसा कैसे कर सकते हैं वह? बोलते हुए वह जल्दी से अपनी कुर्ती पहन लेती है और खुद को अपने दुपट्टे से कवर करके बाहर जाने लगती है। वह हवेली के बाहर आती है। वह बाहर आकर देखती हैं जहां रियान कार के पास खड़ा होकर कार को चेक कर रहा था। उसके बाल इस वक्त पूरे बिखरे हुए थे, हाथों की नसें दिख रही थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि वह इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसके चेहरे पर बिल्कुल ठंड एक्सप्रेशंस थे। उसका गुस्सा देखकर कोई भी डर जाए। आशियाना उसको ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी। उसका गला सूखने लगा था। वो अपने गले का तर करते हुए रियान के पास आती है जो कि टायर को बदल रहा था। वह रियान को घूरते हुए गुस्से में बोली, आपने जो हमारे साथ किया, ठीक है। आपने हमें बॉडी हिट दी, ठीक है। लेकिन ये गलत है, आपने हमारी परमिशन के बिना हमारे साथ यह सब किया। हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपसे, तो आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो किया हमारी मर्जी के खिलाफ किया और यह गलत है, और इसका फैसला तो अब राजस्थान में होगा। हम राजस्थान के होने वाले हुकुमशाह से कहेंगे, वही करेंगे इसका फैसला कि आपने हमारे साथ गलत किया है। रियान अच्छे से टायर फिट करके गुस्से में आशियाना को घूरते हुए बोलता है, अच्छा, रिश्ता नहीं है ना हमारा आपके साथ। चलिए अभी बना लेते हैं रिश्ता। राजस्थान में काजी साहब तो होंगे ही ना, अभी आपको ले चलते हैं, निकाह करवा लेते हैं। बोलते हुए वह उसका हाथ पकड़कर उसे कार में बैठाने लगता है। आशियाना उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? यह क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, कोई रिश्तेदारी या फिर निकाह करने नहीं आए। कुछ भी हो, हम आपसे निकाह बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हमें वापस हवेली ले चले। नहीं, एक काम करते हैं, हम छोटे कुंवर सा को ही कॉल कर लेते हैं, वही हमें हवेली ले जाएंगे यहाँ से। कहकर वह अपना फ़ोन अपनी पैंट से निकालने लगती है और कॉल लगाने लगती है। रियान आशियाना के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और उसे कार के अंदर डालते हुए आशियाना को बेदर्दी से कार के अंदर धकेल देता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे आशियाना की बातें बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी।
वह आशियाना के करीब जा उसके कंधे और गालों पर गहरी सांसें छोड़ते हुए उसकी सीट बेल्ट लगा देता है और खुद दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है और एक बटन प्रेस कर देता है, जिससे वह पूरी कार लॉक हो जाती है। अब उस कार के बाहर कोई भी नहीं जा सकता था जब तक वह बटन प्रेस ना करा जाए। आशियाना रियान को देखते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें नहीं जाना अब आपके साथ। हमारा फ़ोन। बोलते हुए वह अपनी सीट बेल्ट निकालकर पीछे की तरफ जाने लगती है। रियान उसका हाथ पकड़ लेता है और एक नज़र उसे गुस्से में घूरता है। रियान की आंखें ज्वालामुखी के जैसे लाल हो गई थी। आशियाना उसकी लाल आंखों को देखकर डर जाती है और चुपचाप कोने में चिपक कर बैठ जाती है। रेहान की आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथों की और गर्दन की नसें उभर आई थी। वह स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों को कस देता है और फुल स्पीड में कार चलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी हवेली थी। उस हवेली के आसपास बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। वो हवेली देखने में बेहद खूबसूरत थी। उस हवेली का नाम था शिव हवेली। उसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। उस हवेली को बनाने में बहुत साल लगे थे। वो हवेली कई एकड़ में फैली हुई थी। वही हवेली के पास में 2 फाउंटेन लगे हुए थे जिनके आसपास एक लंबा चौड़ा रास्ता था जो हवेली तक जाता था। हवेली के पास के गार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लिए अपना चेहरा ऊपर किए खड़े हुए थे। वही हवेली के एक कमरे में जो पूरा सफ़ेद रंग से रंगा हुआ था। वहां पर जो बेड था वह भी सफ़ेद रंग का था। सफ़ेद रंग की चादर उस बेड के आसपास लगी हुई थी। सब कुछ देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। वही उस बेड पे एक बेहद खूबसूरत सी लड़की लेटी हुई थी जिसने ब्लैक कलर का घाघरा चोली पहना हुआ था। वो उस घाघरा चोली में बला की खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देखे तो बस उसकी खूबसूरती में खो जाए। चांद सा सफ़ेद बेदाग चेहरा, उसके पास से आती हुई मनमोह लेने वाली खुशबू। वो लड़की बेड पे कसम साए जा रही थी जैसे वो कोई सपना देख रही हो जिसमें वह डर रही हो। उसके हाथ पैर इधर उधर चल रहे थे। वह रोते हुए धीरे धीरे बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ तो बहुत धीमी थी जो किसी को भी सुनाई नहीं देती। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला शख्स रूम में अंदर आता है। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम था। वही उस लड़की को ऐसे बेड पर कसमसाता देख और उसकी आंखों के कोने से निकलते आंसुओं को देखकर जल्दी से भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे जल्दी से अपने बड़े बड़े हाथों उसके चेहरे को भरकर थपथपाते हुए बोलता है, आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों हिल रही है? लेकिन वह लड़की जो कि खुशहाली थी वह कुछ भी रिस्पांस नहीं कर रही थी। वह अभी भी कसमसा रही थी और लगातार रोए जा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। वह आदमी जो और कोई नहीं मनन था। उसे खुशहाली के हिलते हुए होठ दिख रहे थे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह थोड़ा सा झुकते हुए खुशहाली के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाता है और सुनने की कोशिश करता है। उसे धीरे धीरे अब उसकी बातें समझ में आ रही थी। खुशहाली रोते हुए बोल रही थी, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज़ छोड़ दीजिए, हमें लग रही है हमें दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। बोलते हुए वह रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मनन खुशहाली को अपने करीब कर लेता है और फिर उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए खुद से बोलता है, क्या हमने पिछले जन्म में उनके साथ जो कुछ भी किया था क्या इन्हें वह नींद में याद आ रहा है, या फिर कुछ और बातें, या बचपन में कुछ हुआ है जिन्होंने इन्हें हर्ट किया है। हमें पता लगाना पड़ेगा ये किस चीज़ को अपने नींद अपने सपनों में देखकर इतनी ज़्यादा डर रही है। खुशहाली अभी भी मनन के सीने से लगी हुई थी, वो उससे दूर नहीं हुई थी। वह अभी भी नींद में थी लेकिन उसे मनन के ऐसे गले लगाने से, उसके बालों को सहलाने से उसे काफ़ी आराम मिलता है। वह रिलैक्स हो रही थी। मनन से हमेशा उसे अच्छी वाइब्स आती थी। खुशहाली नहीं जानी थी कि मनन की करीबी उसे सुकून देती थी, उसे एक अपनेपन का एहसास देती थी जो बचपन में सिर्फ अपने भाई के पास मिलता था। हाँ, उनकी शादी जरूर जबरदस्ती हुई थी। जबरदस्ती उन दोनों के ऊपर यह रिश्ता थोपा गया था, लेकिन मनन ने हमेशा उसे अपनी बीवी का दर्जा दिया। मनन की बाहों में उसे सुकून मिलता था।
मनन ने जो गलतियां पिछले जन्म में की थी वो अपने इस नए जन्म में वह गलतियां नहीं दोहराना चाहता था। कई चीजें थी जो उसके पिछले जन्म से इस जन्म में बदल गई थी क्योंकि उसने खुद को पूरी तरीके से सुधारा, जिस वजह से काफ़ी पुरानी चीजें इस वक्त में बदल गई। उसके लिए कुछ चीज़ नई नई थी, जैसे आशियाना का इधर राजस्थान आना, रियान का आशियाना से मोहब्बत का बंधन, उसके सामने रियान का अपनी मोहब्बत का इजहार करना, ये सब चीजें बिल्कुल नई थी। पिछले जन्म में रियान यहाँ राजस्थान नहीं आया था, लेकिन इस जन्म में मनन ने उसे राजस्थान बुलाया है। खुशहाली का वो डरावना ख्वाब जो नींद में उसे दूसरी बार आया, वह ऐसा कौन सा ख्वाब देख रही थी जो वो नींद में इतना ज्यादा रो रही थी। पता नहीं किस चीज का ये डरावना ख्वाब था, उसके बचपन का डर या फिर उसे उसके पिछले जन्म की कुछ डरावनी यादें जो उसे उसके ख्वाबों में भी डरा रही है। मनन उसे वैसे ही अपने सीने से लगाए लेटा हुआ था, वो उसे अभी भी शांत कर रहा था। वो उसकी पीठ पे हाथ रखे अभी भी सहला रहा था। खुशहाली की नींद धीरे धीरे करके खुलने लगती है। वह अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलती है तो उसकी नज़र सीधे मनन की अट्रैक्टिव चेस्ट पर चली जाती है, जिसके शर्ट के 5 बटन पहले से ही खुले हुए थे। उसकी वह अट्रैक्टिव चेस्ट पर बना हुआ अट्रैक्टिव सा त्रिशूल जो न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा था, वह त्रिशूल का टैटू बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ना जाने क्यों खुशहाली की नज़र तो बस उस टैटू पर ऐसे ही जम गई थी। वह धीरे से अपने हाथों को उस टैटू के पास ले जाकर चलाने लगी थी। मनन खुशहाली की हरकत को देखकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, यू लाइक दिस टैटू? आपको ये टैटू पसंद आया? आपके भी चेस्ट पर बनवा दे हम एक टैटू? वैसे हम क्यों किसी से बनवाएंगे, हम खुद अपने हाथों से आपको टैटू बना के देंगे आपके उस मुलायम से सीने पर। बोलते हुए वह तिरछा मुस्कुराने लगता है। खुशहाली अपने चेहरे पर दुनिया जहां का गुस्सा लिए अपने गालों को फुलाकर मनन को घूरते हुए बोलती है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? और आप हमें ये कहाँ लेकर आ गए हैं? उसे मनन की बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मनन खुशहाली को एक झटके में पलट देता है। अब खुशहाली उसके नीचे थी और मनन उसके ऊपर था। मनन को उसकी आगे आए जुल्फों को जो उसके चेहरे को छू रही थी जला रही थी। वह तो अब तक जल्दी उसके चेहरे के पास नहीं पहुंच पाया और यह उसकी जुल्फें उसके चेहरे तक पहुंच के उसके चेहरे को चूम रही है। मनन उसकी जुल्फों को अपने एक हाथ से पीछे कर देता है और उन जुल्फों को लगातार अपनी डेंजरस आंखों से घूरने लगता है और बिना एक भी पल गवाए खुशहाली के कानों पर अपने होंठ रख देता है। खुशहाली उसकी अचानक की गई हरकत पर एकदम से सिहर जाती है और अपनी आंखें फाड़े मनन को देखने लगती है जो उसके गाल पर अपने होंठ रखे लगातार उस जगह पर किस कर रहा था जहां पर खुशहाली को उन जुल्फों ने अपनी लिटों से उसके गालों को चूमा था। खुशहाली मनन को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन मनन उससे दूर ही नहीं होता और बस लगातार उसके गालों पर किस करता जाता है। खुशहाली मनन को खुद से दूर करने के इरादे से धक्का देते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? खुशहाली कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ उसका साथ ही नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ को उसका साथ देना चाहिए थे, लेकिन मनन की करीबी से उसकी आवाज़ कभी उसका साथ दे ही नहीं पाती थी, हमेशा उसकी करीब से हकलाने लगती थी। खुशहाली मनन को दूर करते हुए धीरे से बोलती है, हमें फ्रेश होने जाना है। मनन उसकी बात सुनकर उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है और अपने सर पर अपना हाथ रखकर आराम से लेटे हुए बोलता है, जी ट्यूलिप, आप आराम से जाइए, फ्रेश होकर आइए। हम आपका इस मखमल से बिस्तर पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी फ्रेश होकर आएगा। बोलकर वह मुस्कुराते हुए खुशहाली को देखने लगता है। खुशहाली अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने में लगी थी, लेकिन वो काबू नहीं हो रही थी। एक तो मनन की करीबी, ऊपर से उसकी ऐसी बातें उसकी धड़कनों को काबू होने ही नहीं दे रहा था। खुशहाली खुद से धीरे से बोलती है, अरे आप कम हो जाइए ना, काबू क्यों नहीं हो रही हैं? क्यों हमारी धड़कनों का शोर पूरे कमरे में गूंज पा रही है? प्लीज कम हो जाइए। वह अपने सीने के पास हाथ रखकर बोल रही थी। मनन उसकी लिपसिंग से ही उसकी सारी बातें समझ जा रहा था। मनन वैसे ही आराम से लेटे हुए बोलता है, क्या हुआ? आपकी धड़कनें काबू नहीं हो रही है, आपसे बगावत कर रही हैं।
तो आइए हमारे पास, हम आपकी धड़कनों को और बगावत करने पर मजबूर कर देते हैं। इतना बोलकर वो उठने लगता है। खुशहाली जल्दी से बेड से उतरकर भागते हुए बोली, नहीं, हमारी धड़कनें काबू में है, अब बगावत नहीं कर रही है। बोलते हुए जल्दी से दूसरी तरफ जाने लगती है। मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे, वहाँ किस दरवाजे की तरफ जा रही है? वहाँ थोड़ी ना वॉशरूम है, वॉशरूम तो उस तरफ है। वह राइट साइड इशारा करते हुए बोलता है। खुशहाली बिना उसे देख अपने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे हाथों में अपने लहंगे को पकड़े भागते हुए राइट साइड चली जाती है और वॉशरूम का गेट जल्दी से बंद कर देती है और गेट से सटकर खड़े होते हुए अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोलती है, यह आप आज बगावत क्यों कर रही हैं? चुपचाप से काबू में रहिए न। नहीं, धड़कनों को हमसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप से काबू में रहिए। वह अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू करने में लगी हुई थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वहीं बाहर मनन आराम से अपनी कोनी बेड पर रखे अपना सिर उस पर टिकाए बस आराम से उस बंद दरवाजे को देखे जा रहा था जिसके अंदर खुशहाली थी। जैसे उसे बंद दरवाजे के अंदर से भी खुशहाली नजर आ रही थी और वो उसकी बगावत करती हुई धड़कनें भी साफ सुन पा रहा था। उसकी धड़कनें सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम में ही नहीं पूरे रूम में शोर कर रही थी। आज खुशहाली की धड़कनें पूरी तरीके से बगावत करने में उतरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रियान गुस्से में अपने हाथों को स्टीयरिंग पर कसे फुल स्पीड पर कार चला रहा था। वहीं आशियाना को उससे आज बहुत ज्यादा डर लग रहा था। आज उसे वह रियान नहीं दिख रहा था जो उसे दूसरी मुलाकात में दिखा था। उससे जरा सी बात पर लड़ना बहस करना। आज जो रियान उसके सामने बैठा था वह अलग ही था। मतलब क्या उसका एक इल्जाम उस पर इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि सामने वाली शख्स की पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदल गया। आशियाना को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वही रियान बहुत तेज स्पीड में कार चला रहा था। आशियाना धीरे से बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? इतनी तेज क्यों चला रहे हैं? हमें डर लग रहा है। रियान घूरकर एक नज़र आशियाना को देखता है जिसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रियान इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था लेकिन फिर भी उसका डरा हुआ चेहरा वह देख नहीं पा रहा था। वह कार की स्पीड स्लो कर देता है। वह अब स्लो स्पीड में कार चला रहा था। जहां वह कुछ वक्त पहले 100 की स्पीड में कार चला रहा था तो वहीं अब 60 की स्पीड में चल रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी कार सिंघानिया हवेली के अंदर जाकर रुकती है। रियान बिना कुछ बोले चुपचाप कार का दरवाजा खोलकर सीधे सिंघानिया हवेली के अंदर चला जाता है। आशियाना खुद को नॉर्मल करती है और बैक सीट से अपना फ़ोन उठाकर हवेली के अंदर जाने लगती है। वही अवंतिका जी जो वहीं हाल में बैठी हुई थी, उनकी नज़र रियान पर पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। वही उसके पीछे पीछे आशियाना आ रही थी जो अपनी नज़र नीचे करे सामने चली जा रही थी। अवंतिका जी आशियाना को आवाज़ लगाते हुए बोलती हैं, आशियाना बेटा, इधर आइए, थोड़ा हमारे पास भी बैठिए। आशियाना अपने रूम में जाना चाहती थी लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर पाई क्योंकि वह बहुत ही प्यार से उसे अपने पास बुला रही थी। आशियाना छोटे छोटे कदमों से अवंतिका जी की तरफ बढ़ने लगती है। वो बिल्कुल कछुए जैसे छोटे छोटे से कदम ले रही थी। आशियाना अवंतिका जी के पास आकर बैठ जाती हैं। अवंतिका जी प्यार से आशियाना के सर में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा, अब तो इतने दिन हो गए हैं आपने तो हमसे बात ही नहीं करी। अब तो अपने कमरे से ज्यादा निकलती भी नहीं है और आज हम देख रहे हैं कि आपके मंगेतर से लड़ाई हुई है। आशियाना अपनी आंखें फाड़े अवंतिका जी को देखने लगती है। क्या वह भी मानती थी कि रियान उसका मंगेतर है? यही उसके दिमाग में चल रहा था। हाँ, मानेगी ही ना, रियान ने खुद बताया है कि वो उसकी मंगेतर है। वो खुद से ही बोलती है। अवंतिका जी आशियाना के सर में हाथ फेरते हुए बोलती हैं, बेटा, ये जो मर्द जात होती है ना, ये बहुत ही अलग होती है। इनको पता नहीं कब किस बात पर किस पल गुस्सा आ जाए। इसलिए हम औरतों को थोड़ा आराम से नरमी से हर चीज़ पर पेश आना पड़ता है और हमें भी अपनी जुबान थोड़ा संभल कर चलानी पड़ती है। हम कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो यह मर्द जात को हट कर जाती है। इसलिए हमेशा हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं क्या वह हम सच बोल रहे हैं।
जो हमें हमारी आंखों के सामने दिख रहा है क्या वह हकीकत है, या फिर हमारी आंखों पर बांधा हुआ कुछ छलावा है। हमें हर चीज पर अपनी नजरें, अपनी निगाहें रखनी होती हैं। हमने अभी देखा रियान बहुत ही गुस्से में थे। क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है? आशियाना अपना सिर नामे हिला देती है और अवंतिका जी से बोलती हैं, जी नहीं आंटी, आप सही बोल रही हैं, हमें हर चीज पर नजरें गड़ाई रहनी चाहिए, हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम जो बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं, या फिर हमें जो सामने दिखाई दे रहा है क्या वह सच है, या हो सकता है किसी को छलावा हो जो हमारी आंखों पे बांधकर हमें दिखाया जा रहा हो। आपको एक बार कुंवर सा और कुंवर रानी सा के रिश्ते पर गौर करना चाहिए। क्या पता जो आपको दिखाया गया, आप लोगों को दिखाया जा रहा है, वह सच ना हो, बल्कि सच कुछ और हो। हमें पता है आपकी हवेली में क्या चल रहा है और 2 महीने पहले क्या हुआ। हमें सब पता है, एक बार हमारी बातों पर गौर फरमाइएगा। क्या पता आपकी बेटी के साथ जो हुआ वह किसी और ने किया हो। पूरा गांव, पूरा राजस्थान आपकी हवेली की चर्चा करता है और आपकी हवेली में हो रही है हर बातों पर चर्चा बाहर होते हैं। हमने भी बाहर से सुना है, आपके घर में तो इस बात की कोई चर्चा नहीं होती। फिर भी हमारी बात पर गौर कीजिएगा आंटी। हाँ, हम उम्र में आपसे छोटे हैं, आपको बहुत आइडिया होगा कि दुनियादारी क्या होती है, दुनिया में क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन कभी कभी छोटों की कही बातें भी सच निकल जाती हैं। एक बार आप हमारी कही हुई बातों पर नज़र जरूर डालिएगा। जो आपने देखा, जो आप लोग ने सुना, जो आप लोगों को बताया गया कुंवर रानीसा के भाई के बारे में, क्या पता वह सच ना हो सकता है, ना होने को कुछ भी हो सकता है। अभी आपने बोला कि हमें शायद जो दिखाया जाता हो जरूरी नहीं वह सच हो सकता है, वह हमारी आंखों का छलावा हो, जिसे किसी ने जानबूझकर हमारी आंखों के सामने फैलाया हो। इसलिए हमें हर एक चीज पर तवज्जो देनी चाहिए, और सबसे बड़ी तवज्जो आपको अपनी बेटी के उसमें देनी चाहिए थी। गांव वाले बोल रहे थे कि आपकी बेटी कुंवर रानीसा के भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अगर बेइंतहा मोहब्बत करती थी तो फिर उस बेइंतहा मोहब्बत में इस चीज़ की तो कोई शर्त नहीं होगी ना। मोहब्बत या तो इश्क बनता है, या फिर मोहब्बत बर्बाद करता है, या फिर आबाद। और आपकी बेटी की मोहब्बत ने तो कुंवर रानीसा के भाई को बर्बाद कर दिया। हमें नहीं लगता कि मोहब्बत में कोई इतना ज़्यादा गिर सकता है, और अगर वह ये सब करने के लिए शादी का इंतजार थोड़ी ना करते। आप गौर फरमाएगा हमारी बातों पर आंटी। हम चलते हैं फ्रेश होने, फिर मिलते हैं आपसे। इतना बोलकर आशियाना वहां से चली जाती है। अवंतिका जी बैठी आशियाना की कही हुई बातों को सोच रही थी। आशियाना कहना क्या चाहती थी? क्या उनकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, जो दिखाया गया, वह सब एक साजिश है? क्या किसी और का इल्जाम किसी और पर लगाया गया? दिल्ली, नोएडा, सेक्टर 17। आरव डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था, अरहम भी उसके बगल में बैठा था, लेकिन वो अपनी कड़ी में टाइम देख रहा था। फिर आरव को देखते हुए बोलता है, यार अब तुम कब तक ऐसे ही चैताली की यादों में खोए रहोगे? जरा तो खुद पर ध्यान दो। तुम्हें ये भी पता चल गया कि खुशहाली ठीक है, और तो और अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है। अपनी जॉब पर फोकस करो। तुम जॉब पर क्यों नहीं जा रहे हो? आरव अरहम की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यार मैं जॉब पर चला तो जाऊं, लेकिन मेरा वहां मन ही नहीं लगता। मुझे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चैताली की याद आती है। क्या करूं, उसके बिना नहीं रह सकता। मोहब्बत करता था उससे, बेपनाह मोहब्बत। मोहब्बत करना गलत तो नहीं होता ना? फिर उस मोहब्बत की सजा क्यों मिली मुझे? उससे दूर कर दिया गया। वह जिंदगी भर के लिए मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बताओ मैं कैसे रहूं उसके बिना? हर वक्त उससे मोहब्बत के दावे करता था, और जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं उसके पास नहीं था, नहीं जा सका उसके पास, उसको नहीं बचा सका उन दरिंदों से। उन्होंने मेरी चैताली को नोच खाया। जब भी मैं काम करने बैठता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल आते हैं। मैं काम कर ही नहीं पाता हूँ, मैं क्या करूँ यार, बताओ मुझे। मैं इतनी कोशिश करता हूँ काम करने की, जब भी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखता हूँ तो बस मेरे सामने चैताली का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। मैं उसे आखिरी वक्त पर देख भी नहीं पाया। वो दुल्हन बने यकीनन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होगी। तुमने देखा उसे? ऑफ कोर्स देखा होगा, तुम आए थे ना उसकी शादी में।
वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी ना दुल्हन बने। लेकिन तुम कहाँ देखते हो उसे, तुम तो बहुत थे ना जब उसने तुम्हें कॉल करो तुम तो पहुंच भी नहीं बैठे हवेली में, और तुम मुझे लेकर आओगे मैं उस आखिरी वक्त में देख भी नहीं पाया, उसके साथ रह नहीं पाया। अब बताओ मैं क्या करूं। अरहम आरव की बात सुनकर बोलता है, आरव 2 महीने, चैताली को गए 2 महीने हो गए हैं। अब प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जब खुशहाली यहाँ आएगी और वह तुम्हें इस हालत में ऐसा टूटा हुआ देखेगी तो तुम बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम्हारी बहन तुम्हें कभी भी इन 2 महीनों में टूटी हुई दिखी? आशियाना ने बताया, ना वह बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और मनन के लिए उसके दिल में जो गलतफहमी आई थी वो गलतफहमी भी दूर हो गई। उसने मैसेज करके बताया था ना कि वह गया नहीं है, वो खुशहाली से कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। तुम्हें पता है कल मनन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन खुशहाली को गोलगप्पे खाने थे, उसे गोलगप्पे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो मनन अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर खुशहाली को लेकर गोलगप्पे खिलाने उसके फेवरेट गोलगप्पे स्टॉल पे ले गया, और तुम्हें पता है ना वह गोलगप्पा इंस्टॉल हवेली से कितना ज़्यादा दूर है। वो फिर भी उसे वहां लेकर गया, उसे गोलगप्पे खिलाए, फिर अपनी मीटिंग अटेंड की। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहीं ना कहीं खुशहाली को पसंद करने लगा है, उससे मोहब्बत करने लगा है। देखना एक दिन वह सच में खुशहाली के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा और खुशहाली मनन के साथ खुश रहेगी। चैताली का भाई है ना, जैसे चैताली ने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमसे हमेशा मोहब्बत करी और अपने आखिरी पल में भी सिर्फ और सिर्फ उसे तुम्हारा ही ख्याल था। देख लेना मनन भी अपनी बहन की तरह तुम्हारी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करेगा, उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, अपनी आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करेगा। अब चलो उठो जल्दी से, हमें फिर ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फिर वह तुम्हारे डिपार्टमेंट वाली हल्ला मचाएगी। अब चलो। आरव अरहम की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और अपना लैपटॉप बैग और कुछ फाइलों को अपने हाथ में लिए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। फिर दोनों साथ में स्कूटी पर बैठकर उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वासी अपने कमरे में बैठा हुआ था, उसकी आंखें पूरी लाल थी, उसकी आंखों में अभी भी सिर्फ और सिर्फ आशियाना का ही चेहरा नजर आता था। वो उसे भूल नहीं सकता था, उसके बचपन की मोहब्बत थी, वह अपने बचपन की मोहब्बत को कैसे भूल सकता था? बचपन की मोहब्बत को भूलना इतना आसान थोड़ी ना होता है, और वह नहीं भूल सकता था। वो बस चुपचाप अपने रूम में बैठा एकटक आशियाना की फोटो को देखे जा रहा था। तभी उसके रूम पर कोई दस्तक देता है। वो जल्दी से उस फोटो को अपने तकिए के नीचे छुपा लेता है और अपनी आंखों में आई नमी को अपने हाथों से पोंछकर धीरे से आवाज लगता है, आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही वासी के रूम का दरवाजा खुलता है और निगार अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए अंदर आती है और वासी को देखते हुए बोलती हैं, वासी ये सब क्या है? हम आपका कब से बाहर वेट कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर और आप आए ही नहीं। हमने कितना इंतजार किया आपका और फिर भी आप नहीं आए। तो आपकी अम्मी ने बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता आपके रूम में ले आओ। ये चल क्या रहा है? मैं 1 महीने से देख रही हूँ आप पहले से काफी बदले बदले लग रहे हो। हुआ क्या है आपको? देखो रही मोहब्बत की बात तो आपको जिससे मोहब्बत है मैं दुआओं में मांगूंगी कि आपको आपकी मोहब्बत मिल जाए और खुदा जरूर मेरी और आपकी दुआ सुनेगे। आपको आपकी मोहब्बत मिल जाएगी। अब यह उदास होना बंद करिए और नाश्ता करिए जल्दी से। वासी के पास बैठकर प्लेट उसके सामने रखकर बोलती हैं। वासी निगार को देख बोलता है, हमें भूख नहीं है, तुम ये नाश्ता ले जाओ। निगार वासी को घूरते हुए बोलती हैं, ऐसे कैसे भूख नहीं है? हमने इतनी मेहनत से किचन में खड़े होकर आपके लिए नाश्ता बनाया और आप बोल रहे हैं कि आपको भूख नहीं है। आप मेरी मेहनत को ऐसे जाया कर रहे हैं जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप अपनी मोहब्बत के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं और जो मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया उसका क्या? आप अपने रवैये की वजह से मुझे दर्द दे रहे हैं, ये तो गलत है ना। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके नाश्ता बनाया है तो अब आपको नाश्ता तो करना पड़ेगा। वो जिद करते हुए वासी से बोलने लगती है। वासी निगार को देखते हुए बोलता है, निगार मैंने बोला ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ तुम ले जाओ। निगार अपना सर ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं।
मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए बनाया है और आपको ये नाश्ता तो करना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। वासी बोलता है, तुम बचपन से ही जिद्दी हो, तुम्हारी मदद करने की आदत कभी नहीं जाएगी। जिद करके मुझे नाश्ता करने के लिए मना ही लेती हो। निगार मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या करूं? यही तो मेरी तकनीक है, जिद करके आपको नाश्ता करने के लिए मनाना। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। वासी भी हल्का सा मुस्कुरा देता है और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। वासी आराम से नाश्ता कर रहा था, वहीं निगार आराम से बस उसे देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो बस उसे देखती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। वहीं बाहर वासी की अम्मी रुबीना जी खुद से बोलती हैं, हमारे बच्चे का क्या हाल हो गया है। मोहब्बत करता है वो आशियाना से, लेकिन हम चाह कर भी उसकी मोहब्बत उसे दिला नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते अपनी बच्ची से कि हमारे बेटे से शादी कर ले क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता है। वाह, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। हमने उनके लिए इतना किया और हम एहसान फरमोश हो रहे हैं। उसे इंसानों के बदले उससे तो उम्र की उसकी जिंदगी मांग ले रहे हैं। ये तो बात वही हो जाएगी ना। सॉरी बेटा, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम आपके लिए आपकी मोहब्बत को नहीं ला सकते। अगर हमने ऐसा किया तो एक बच्चे को तो खुशी दे देंगे, लेकिन दूसरी बच्चे का दिल तोड़ देंगे, जो हम हरगिज नहीं करना चाहते। हमारे लिए हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं। दोनों ही बच्चे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। हमें दोनों की खुशियाँ गवारा है, लेकिन हम वहाँ ऊपर जाकर अल्लाह के पास जाकर तुम्हारे अब्बू को, तुम्हारे चाचा चाची को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर हमने तुम्हें आशियाना दे दी, हम तुम्हें तो तुम्हारी खुशियाँ दे देंगे, लेकिन आशियाना की खुशियाँ छीन लेंगे। इसलिए तुम्हारी खुशी इसी में है कि हम जिससे तुम्हारा रिश्ता तय करें, तुम उसी से शादी कर लो। शायद वह तुम्हारे हिस्से में थी ही नहीं, उसे खुदा ने कभी तुम्हारे हिस्से में लिखा ही नहीं था, तभी तो वह तुम्हें नहीं मिली। अगर वह तुम्हारे हिस्से में होती, अगर उसे खुदा ने तुम्हारे हिस्से में लिखा होता, तो कभी तुमसे यूं जुदा ना होती, रहती तुम्हारे पास। हमें यकीन है हमारे अल्लाह ने तुम्हारे और आशियाना दोनों की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, जो दिखने में तो कांच की लग रही थी और अंदर भी उसका सारा सामान कांच का ही था। कांच के फ्लोर, कांच की स्टॉल्स, कांच की टेबल, कांच की केबिन। उस ऑफिस के एक केबिन में एक औरत थी जिसने ब्लैक कलर की पैंट, ब्लैक कलर का ब्लेजर और अंदर से वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। दिखने में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को खोल रखा था, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, चेहरे पर बस बिल्कुल हल्का सा मेकअप। वह देखने में बला की खूबसूरत लग रही थी। वह लगातार अपने हाथ कीबोर्ड पर चलाए जा रही थी। तभी उसके केबिन पर नॉक होता है। उसके विंडो के आसपास पर्दे पड़े हुए थे, जिससे उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था कि बाहर कौन है। वह अपनी धीमी मगर सुरीली आवाज से बोलती है, कम इन। उसे केबिन का गेट खुलता है और आरव केबिन के अंदर आते हुए बोलता है, मैम, आपने मुझे बुलाया। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, यह आरव, कम सीट। उसकी बात सुनकर आरव बोलता है, नो मैम, आप बता दीजिए आपने मुझे क्यों बुलाया है। वो लड़की आरव को देखते हुए बोलती है, आरव, प्लीज सीट ना। तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, प्लीज बैठो। आरव चुपचाप से आकर उस लड़की के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। वो लड़की आरव को देखते हुए बोलती है, आरव, आपको ऑफिस ज्वाइन करे 1 हफ्ता हो गया और आप उस 1 हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऑफिस आए। सब ठीक है, आपको कुछ समस्या तो नहीं है, या आपके परिवार में कोई समस्या? आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। उस लड़की की बात सुनकर आरव जल्दी से बोलता है, नो मैम, एवरीथिंग इज फाइन। बस मेरी तबीयत कुछ वक्त से खराब थी, इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा था। सॉरी फॉर दिस, बट अब मैं रोजाना ऑफिस जाऊंगा और मेरा जितना भी पेंडिंग काम है मैं आज ही सारा खत्म कर दूंगा। वो लड़की आरव की बात सुनकर बोलती है, नहीं नहीं, अब अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको आई थिंक रेस्ट करना चाहिए, और काम का क्या है, काम हो जाएगा। आप इकट्ठा इतना काम करेंगे, आपके पूरे 5 दिन का फर्क रह गया है, वो आप कैसे करेंगे? आरव उस लड़की की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, नो मैम, आई विल मैनेज। मैं अपना सारा काम कर लूंगा और शाम तक मैं सारा काम खत्म कर दूंगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए।
बस हाँ, आप एक हेल्प मेरी कर दीजिएगा प्लीज। बॉस को मत बताएगा कि मैंने 5 दिन की लीव भी नहीं ली और मैं आया भी नहीं। सॉरी मैम, बट प्लीज इतना सा कर दीजिए। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, डोंट वरी यार, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। मैं बॉस को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट तुम अपना ख्याल रखना। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू पलक मैम। पलक मुस्कुरा देती है और आरव वहां से चला जाता है। जब तक आराम उसकी नज़र से ओझल नहीं होता वह बस एकटक आरव को देखती रहती है और दोबारा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ा लेती है और कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगती हैं। आरिफ उस केबिन से बाहर निकलता है और आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरहम जो उसकी बगल वाले डेस्क पर बैठा हुआ था, जिसको आज ही यहाँ आरव के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था, वह आरव को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ? अब उस खड़ूस ने तेरे से क्या बोला? आरव अरहम को देखते हुए बोलता है, नहीं यार, वो खड़ूस नहीं है, वो तो बहुत ही ज्यादा स्वीट है। कितने अच्छे से मेरे से बात कर रही थी। पता नहीं तुम उन्हें क्यों खड़ूस बोल रहे हो? अरहम उसकी बात सुनकर बोलता है, व्हाट? वो अच्छे से बात कर रही थी। मैंने तुम्हारे ही डिपार्टमेंट के हर एक शख्स से सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं। माना कि वह हमारी बॉस है, इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, लेकिन इतना ज्यादा तो सब पर नहीं चिल्लाना चाहिए ना। आरव उसे देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो यार, तुम लोग क्यों बोलते हो कि वह इतनी ज्यादा खड़ूस है? वह तो कितनी स्वीट और कितने अच्छे से मेरे से बात कर रही थी। आई डोंट थिंक कि वह खड़ूस है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम ना करते हो और इसी वजह से उसे चिल्लाना पड़ता हो। अब अपना काम करवाने के लिए बॉस को थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा ना। अरहम आरव के चेहरे को देखता है जिसमें आज उदासी नहीं थी। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस थे जो वह समझ नहीं पा रहा था। अरहम बस मुस्कुरा देता है, वो आगे उससे कुछ भी नहीं बोलता। शाम का वक्त, राजस्थान, सिंघानिया हवेली। अवंतिका जी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन वो किसी सोच में गुम थी। न जाने वह क्या सोच रही थी। धर्मराज जी जो अभी अभी कमरे में आए थे, लेकिन अवंतिका जी को ऐसे किसी सोच में गुम देखकर उनके पास बैठते हुए बोलते हैं, क्या हुआ महारानी सा, आप कुछ परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? क्या बात है, आप हमें बताएं। अवंतिका जी अभी भी अपनी सोच में गुम थी। उन्होंने धर्मराज जी की कोई भी बात नहीं सुनी थी। धर्मराज जी उन्हें थोड़ा हिलाते हुए बोलते हैं, महारानी सा, सब ठीक है ना? आप कुछ गुमसुम सी नजर आ रही है। क्या हुआ है? कुछ परेशानी है? आप हमें बताएं, हम तो आपकी हर एक परेशानी दूर कर देते हैं ना। बताइए क्या परेशानी है। अवंतिका जी कुछ सोचते हुए बोलती हैं, हम चैताली के बारे में सोच रहे थे। आपको नहीं लगता हुकुम सा कि कभी कभार हम बड़े भी गलत हो सकते हैं? हुकुम सा कुछ सोचते हुए बोलते हैं, हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम बड़े गलत हो और बच्चे हमें कोई सीख दे रहे हो। कई बार बच्चे हमें सिखाते हैं और ऐसे सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। हमने ये चीज़ कई जगह पर देखी है और कई हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ है कि कभी कभार बड़े गलत हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वही बच्चे उन्हें सही फैसला करने की तरबियत देते हैं, उन्हें बताते हैं कि वो कहाँ गलत है। अवंतिका जी कुछ सोचते हुए बोलती हैं, शायद हमने चैताली के साथ गलत किया है। धनराज जी अवंतिका जी की बात सुनकर बोलते हैं, क्या? यह आप क्या कहना चाहती हैं महारानी सा, कि हमने चैताली के साथ गलत किया? अवंतिका जी कुछ सोचते हुए बोलती हैं, हाँ, हमने चैताली के साथ शायद गलत किया। वह आरव से प्यार करती थी और हमने दो मोहब्बत करने वालों को अलग कर दिया। इसमें गलती चैताली की नहीं थी, न आरव की थी। अब मोहब्बत तो इंसान की इच्छा या घर में क्या है ये देखकर तो नहीं होती ना। मोहब्बत उसकी अमीरी गरीबी तो देखकर नहीं होती ना। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है जो हो ही जाती हैं। और वही चैताली और आरव के साथ भी हुआ। लेकिन हमने दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया, ये हमने गलत किया ना। अगर हम उन्हें जुदा नहीं करते तो शायद आज दोनों साथ होते और हमारी चैताली बिल्कुल ठीक होती, हमारी आंखों के सामने होती। हमने उसे कभी खोया नहीं होता। धर्मराज जी अवंतिका जी की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अवंतिका जी धर्मराज जी को ऐसे किसी सच में डूबा देख बोलती हैं, क्या हुआ हुकुम सा, आप क्या सोच रहे हैं?
शायद आप ठीक कह रही हैं। हमने सिर्फ अपनी एक ही बच्ची के साथ गलत नहीं किया, हमने तो दोनों बच्चों के साथ गलत किया। हमने मनन की शादी का फैसला ऐसे अचानक ले लिया और फिर उसके बाद मनन की शादी कर दी उस लड़की से। हो सकता है आरव की इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन आप ये कैसे बोल सकती हैं कि आरव ने हमारी बेटी चैताली के साथ यह सब कुछ नहीं किया? अवंतिका जी उनकी बात सुनकर बोलती हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आरव ने सच में चैताली के साथ कुछ भी ना किया हो। हमें जो दिखाया गया वह सिर्फ आंखों का छलावा हो। हमें वही चीज़ दिखाई गई जो वह हमें दिखाना चाहता है, जिसने ये सब कुछ हमारी चैताली के साथ किया। हमारी आंखों पर उसने पर्दा डाल दिया हो और सिर्फ वही सबूत वहां रखे जो हमें दिखाना चाहता हो, और हम आरव को गलत मान लिए। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि आरव गलत था। आरव ने जो किया हमारी चैताली के साथ, मतलब जो भी चैताली के साथ हुआ वह सब आरव ने किया, लेकिन आपको नहीं लगता एक मामले में आप भी गलत है? आपने मनन की शादी खुशहाली से करवा दी सिर्फ इसलिए कि वह खुशहाली को वही सजा दे जो आरव ने चैताली के साथ किया। मनन वही हरकत खुशहाली के साथ करें। अब इसमें तो उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, ना हमने उसे दुत्कार दिया। हमने उसे हमेशा यही बोला कि वो हमारी बेटी के बलात्कारी की बहन है। ऐसा हो सकता है न कि आरव ने कुछ भी नहीं किया हो। आप हमारी बात पर गौर फरमाइएगा। हो सकता है ना हुकुम सा कि हमें जो दिखाया गया हो वह सब झूठ हो, बल्कि यह कांड किसी और ने किया हो और इसमें फंस गए वह गांव के सरदार के बेटा और बेटी। सरपंच है ना वह गांव के, उनकी बेटा और बेटी फंस गए। बड़ा सा घर दे सकते थे, उसे जो चाहिए वह दे सकते थे, और अब आरव तो बहुत बहुत प्यार करता था ना हमारी चैताली से। धर्मराज जी उनकी बात सुनकर बोलते हैं, पर महारानी सा, घर सिर्फ प्यार से नहीं चलता है, उसके लिए कमाना भी पड़ता है, और अश्विन सिर्फ और सिर्फ एक गांव का सरपंच था, वह क्या ही हमारी बेटी को खिलाता। अवंतिका जी उनकी बात सुनकर बोलती है, पर हुकुम सा, आरव एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। उसने अपनी पूरी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज से करी थी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो हमारी चैताली को कुछ खिला नहीं सकता था। वह बल्कि अच्छा खिला सकता था। उसने इतनी अच्छी कॉलेज से पढ़ाई की थी तो उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी लगती, ना उसकी शायद लाखों की प्लेसमेंट लग जाती। धर्मराज जी अवंतिका जी की बात सुनकर बोलते हैं, आज आपको अचानक ये सारे ख्याल कैसे आ गए महारानी सा? अवंतिका जी उनकी बात सुनकर बोलती हैं, नहीं नहीं, हमें अचानक ये क्या नहीं आए। हमने आपसे एक बात बोली थी ना शुरू में ही कि कभी कभार हम बड़े गलतियां कर जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारी उन गलतियों को सुधारने में हमारी मदद करते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ गलती करते हैं, लेकिन बच्चे हमें अपनी बातों से बता सकते हैं कि हम कहाँ गलती कर गए हैं। आज हमने आशियाना से बात करी, वही मनन के दोस्त की मंगेतर, उसी से आज हमने मनन के दोस्त रियान को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखा था। तो हम ऐसे ही आशियाना से बात कर रहे थे तो आशियाना ने बातों ही बातों में हमसे बोला कि हमें एक बार उनकी बातों पर गौर फरमाना चाहिए। शायद जो हमें सबूत दिखाए गए, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, वह शायद सच ना हो। धर्मराज जी अवंतिका जी की बात सुनकर बोलते हैं, और यह बात आशियाना को कैसे पता चली? अवंतिका जी आशियाना की बातों को याद करते हुए बोलती हैं, उन्होंने बोला था कि हवेली के बाहर सारे गांव में सिर्फ यही चर्चा रहती है, वहीं से उन्हें पता चला होगा। धर्मराज जी कुछ सोचने लगते हैं और सीधे रूम से बाहर निकल जाते हैं। अवंतिका जी धर्मराज जी को आवाज लगाते हुए बोलती हैं, हुकुम सा, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो जरा हमारी बात सुनिए। लेकिन धर्मराज जी वहां नहीं रुकते और सीता वहां से जाने लगते हैं। वो गेस्ट रूम के बाहर पहुंचते हैं और आशियाना के रूम पर नॉक करने लगते हैं। आशियाना को नहीं पता था कि इस वक्त कौन है, लेकिन उसे लग रहा था शायद रियान आया हो। वो जल्दी से आकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन धर्मराज जी को अपने रूप के बाहर खड़ा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खुद से बोलती है, ये हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? धर्मराज सिंघानिया यह एक ऐसे शख्स है जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते थे। इनका राज पूरे राजस्थान में चलता था, तो कोई भी उन्हें देखकर डरेगा ही। धर्मराज जी कमरे के अंदर जाकर आशियाना को दरवाजा बंद करने को बोलते हैं। आशियाना उनकी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखते हुए बोलती है, माफ़ कीजिएगा हुकुम सा, पर हम आपकी मौजूदगी में ऐसे दरवाजा नहीं बंद कर सकते।
आपको जो बोलना है आप हमसे ऐसे ही बोल सकते हैं। धर्मराज जी आशियाना को देखते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आप किसकी जासूस है। आशियाना उनकी बात सुनकर खुद से बोलती है, क्या इन्हें हम पर शक हो गया है। वो अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस लिए धर्मराज जी को देखते हुए बोलती हैं, यह आप क्या बोल रहे हैं हुकुम सा। हम किसी के जासूस नहीं है, हम रियान की फियांसे हैं। धर्मराज जी आशियाना को घूरते हुए बोलते हैं, अच्छा, आप मनन के, हमारे कुंवर सा के दोस्त की मंगेतर है। तो फिर आप हमें ये बताइए कि आपको हमारी हवेली में चल रही बातों के बारे में कैसे पता चला। क्योंकि जहाँ तक हमें पता है, बाहर किसी भी गांव में कोई भी हमारी हवेली के अंदर हुई किसी भी बात की चर्चा ही नहीं हुई है। आशियाना उनकी बात सुनकर अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए बोलती हैं, हुकुम सा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी गांव में चर्चा नहीं हुई है। कहीं पर भी चर्चा हो सकती है। अब आपके लोग गांव के हर एक कोने में तो फैले हुए नहीं है कि आपको पता हो कि कहाँ चर्चा हुई है कहाँ चर्चा नहीं हुई है। चर्चा कहीं पर भी हो सकती है। धर्मदास जी आशियाना को देखते हुए बोलते हैं, छोटी हो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन हमने भी उम्र का तकाशा है, पूरी दुनिया देखी है। लोगों के चेहरे से उन्हें पहचान लेते हैं कि वो क्या सच बोल रहे हैं और क्या झूठ बोल रहे हैं। आप अपने चेहरे पर यह इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेकर हमसे झूठ बोलेंगी तो क्या हम आपके झूठ को सच मान जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बेटी, आप बताइए किसकी जासूस है। और आप कुछ जानती है ना, बोलिए जानती है कि नहीं जानती हैं। वो बहुत तेज चीखते हुए बोलते हैं जिससे आशियाना डर जाती है। वो डर के मारे कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर धर्मराज जी को देखते हुए बोलती है, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। हम सिर्फ और सिर्फ रियान की मंगेतर है और आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस महारानी सा हमसे कुछ बात बोले तो हमने उसी के ऊपर उनसे बात बोली, जो हमने यहाँ पर सुना वही बोला। अब इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं, आप चाहे तो सीधा महारानी सा से पूछे। हमसे क्यों पूछ रहे हैं। इस पूरे राजस्थान का सट्टा हमारे हाथ में है। हमें अच्छे से पता है राजस्थान के ना ही किसी गांव में ना ही किसी शहर में ऐसी कोई भी बात हुई है। और आप जैसलमेर की है ना, जैसलमेर के किसी भी गांव में ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो आपको कैसे पता चली हमारे यहाँ की बात। मनन ने आपको बताया नहीं होगा, और उनकी बीवी, वह तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है, वह आपको क्या ही बताएंगी। और कुंवर सा के दोस्त, उनको भी नहीं पता होगा, तो फिर आपको कैसे पता है। आपको कैसे पता हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारी हवेली में क्या हुआ है 2 महीने पहले। इन सब चीज के बारे में आपको कैसे पता है। सच सच बताए, किसने भेजा है आपको यहाँ पर। आरव कहाँ है। हमें आरव चाहिए, हमें उसे अपने बेटी के दुखों की तकलीफ देनी है। जैसे उसने हमारी बेटी के साथ किया उससे भी ज्यादा तकलीफ देंगे हम उन्हें। उन्होंने हमारी बेटी को जितनी तकलीफ दी है अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, और उनको जितनी तकलीफ दी है हर एक तकलीफ का बदला चुन चुन कर हम उनसे लेंगे। आशियाना को धर्मराज जी की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। वो अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए अपने हाथों को अपने सीने पे बांधकर बोलती हैं, तो हुकुम सा, आपको क्यों लगता है कि हम, क्या नाम बोला आपने। ... प्रश्नवाचक चिन्ह। आरव, आरव की कोई जासूस होंगे। हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। हम यहाँ रियान के साथ आए थे, हमें तो पता भी नहीं आपकी हवेली के कहाँ है। क्या मसले हैं आपकी हवेली के। रियान हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। कहाँ नहीं, उन्होंने सिर्फ हमसे इतना बोला था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। अब हमें क्या पता था यहाँ आने के बाद आप हम पर शक करने लगेंगे। एक नसीहत आपको हम देंगे कि जो आपके आसपास हो रहा है, जो लोग आपके आसपास हैं, उन पर भरोसा कम कर दीजिए। क्या पता जो आपके आसपास के लोग हैं जिन पर आप इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो वही आपके गद्दार हो। होने को कुछ भी हो सकता है। आप भी हमारी बात पर तवज्जो दीजिएगा, जैसे महारानी सा ने हमारी बात पर गौर किया। हुकुम सा गुस्से में गुर्राते हुए बोलते हैं, तुम चिटी जितनी लड़की हमें नसीहत दोगी, हमें एडवाइस दोगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम अपने कहे मुताबिक चलते हैं, हमारा हर एक फैसला पत्थर की लकीर होता है।
आशियाना उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा आपने, आपका हर एक फैसला पत्थर की लकीर होता है। आपके बच्चों को आपका कहा हर फैसला मानना पड़ता है, जैसे आपके बेटे ने, यानी कि इस राजस्थान के होने वाले हुकुमसाद जो अभी कुंवर सा है, उन्होंने आपकी बात मान ली और एक बेगुनाह को सजा देने के लिए तैयार हो गए। क्या कसूर था उस लड़की का? सिर्फ यही कि वह आपकी बेटी की मोहब्बत की बहन थी। लेकिन उसका तो इसमें कोई कसूर नहीं था ना। उसने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया। वह तो जानती तक नहीं थी आप लोगों को सिवाय आपकी बेटी के, फिर भी आपने अपने बेटे पर अपना हुक्म चला दिया कि उन्हें उनसे शादी करनी है और बन लाइव उन्हें आगे को रानी सा। इससे अच्छा तो आपके बेटे हैं जिन्हें कम से कम चीज़ों की परख तो है। आप हुकुमसा जरूर है, लेकिन कोई फैसला आपका भी गलत हो सकता है। धर्मराज जी गुस्से से उबलते हुए बोलते हैं, तुम हमारे फैसले पर सवाल उठा रही हो। तुम्हें तो हम अभी इस घर से बाहर निकालते हैं। राजस्थान में तुम कभी भी दिखाई नहीं दोगी। इतने में रियान वहां आ जाता है और धर्मराज जी को देखते हुए बोलता है, सोचिएगा भी मत हुकुमसा, फियांसे है हमारी, हमारे साथ आई है। आपको कोई हक नहीं कि आप हमारी मंगेतर को इस हवेली से बाहर निकाल सके। धर्मराज जी रियान को घूरते हुए वहां से चले जाते हैं। वो उनके मेहमान थे, मनन के दोस्त थे। वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते थे। रियान अचानक कैसे आ गया आशियाना के कमरे में? क्या रियान ने आशियाना की सारी बातें सुन ली है? राजस्थान, सिंघानिया हवेली। धर्मराज जी गुस्से में खड़े होकर आशियाना को देखते हुए बोलते हैं, निकल जाए आप हमारी हवेली से। आप हमें नसीहत देंगे जिन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है, जिन्हें दुनिया के हर एक चीज़ हर एक बात का तजुर्बा है, आप उन्हें नसीहत देंगे? आप अपनी नसीहतें अपने पास रखें और निकल जाए हमारी हवेली से। वो गुस्से में बहुत जोर से दहाड़ते हुए बोलते हैं, जिससे आशियाना बहुत ज़्यादा डर गई तो उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुठ्ठियां कस गई थी। उसके ऊपर आज तक कोई भी इतनी तेज नहीं चिल्लाया। इतना तो उसके स्कूल टीचर भी नहीं चिल्लाए, उसके भाई ने, उसके मम्मा पापा ने भी उसके ऊपर नहीं चिल्लाया था, तो फिर यह कैसे उसके ऊपर चिल्ला सकते थे? एक रियान ही था जिसने अभी तक उसके ऊपर चिल्लाया था, लेकिन इतनी तेज नहीं जितनी तेज धर्मराज सिंघानिया ने उसके ऊपर चिल्लाया था। रियान जो वहां खड़ा आशियाना की सारी बातें सुन रहा था, धर्मराज जी के इतनी तेज चिल्लाने से वह आगे आते हुए बोलता है, सोचिएगा भी मत हुकुमसा, यहाँ हम खुद नहीं आए हैं, आपके बेटे ने हमें यहाँ पर बुलाया है, उसने इनवाइट किया है। मेहमान है हम उसके, और आप बिना अपने बेटे को जान करे आप हमें यहाँ से निकाल नहीं सकते। अब वह यहाँ के होने वाले हुकुमसा जो है, आप होने वाले हुकुमसा को नाराज नहीं कर सकते। धर्मराज जी रियान और आशियाना दोनों को घूरकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सच था, वह मनन के आए हुए मेहमानों को ऐसे अपने घर से निकाल नहीं सकते थे। वो गुस्से में उस रूम से बाहर चले जाते हैं। रियान अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती है, यह क्या कर रहे हो तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? रियान आशियाना को देखते हुए बोलता है, एक तो तुम यहाँ रुकने के लिए मेरा नाम यूज कर रही हो, ऊपर से आपसे तुम पे आ गई। आशियाना रियान को देखते हुए बोलती है, और तुम भी तो आपसे तुम पे आ गए, तो क्या हम नहीं आ सकते? रियान आशियाना को घूरते हुए बोलता है, सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हें कैसे पता कि इस हवेली में क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्यों सबको एडवाइस देती फिर रही हो? आशियाना रियान को देखते हुए बोलती है, मेरी मर्जी, मेरा एडवाइस देने का मन कर रहा था तो मैंने एडवाइस दे दी। अब किसी ने एडवाइस ले ली, किसी ने एडवाइस नहीं ली, यह उनका नुकसान है कि उन्होंने मेरी एडवाइस नहीं दिया, और जिन्होंने मेरी एडवाइस ली उनका फ़ायदा है कि उन्होंने मेरी एडवाइस ले ली। रियान आशियाना को घूरते हुए बोलता है, सच सच बताओ तुम मनन के बारे में कुछ जानती हो? आशियाना रियान की बात सुनकर बोलती है, क्या बोला तुमने? और मैं क्यों जानने लगी मनन भैया को? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं क्यों उन्हें जानने लगी? मैं नहीं जानती। रियान आशियाना के करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा मिस आशियाना, अगर आप नहीं जानती तो आप बार बार एक ही बात को रिपीट क्यों कर रही हैं? आशियाना रियान से थोड़ा दूर होकर दूसरी तरफ जाते हुए बोलती हैं, पहली बात तो हम आपके सच में फियांसे नहीं है जो आप हमारे इतना ज़्यादा करीब आ रहे हैं।
और दूसरी बात हमने बोला ना हम आरव को नहीं जानते, तो आप प्लीज़ हमारे करीब आना बंद करें और हमसे यह इन्वेस्टिगेटिंग टाइप क्वेश्चंस करना बंद करें। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आए थे, लेकिन आपने ज़बरदस्ती का हमें हवेली में रोक कर रखा है। आपको पता भी है हमारा कितना लॉस हो रहा है। नहीं, आपको क्यों पता होगा? आपको क्यों पता होना चाहिए कि हमारा कितना लॉस हो रहा है? लॉस तो हमारा हो रहा है ना, हमें पता है हमारा कितना लॉस हो रहा है, लेकिन आपकी वजह से हम यहाँ हवेली में बैठे हैं। अब हमें तो कुछ चाहिए ना, हमें जो बात पता चले तो हमें लोगों के एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया। आपको हमारी एडवाइस चाहिए तो आप भी हमारी एडवाइस ले सकते हैं। हम एडवाइस अच्छी देते हैं, हमारे भाई बोलते हैं ऐसा। आप भी चाहे तो हमसे एडवाइस ले सकते हैं। और सुबह के लिए सॉरी, हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, बट आप किसी लड़की के साथ ऐसे बिना उसकी मर्जी के क्लोज जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा और मैंने ओवर रिएक्ट किया, इसके लिए अभी मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी गलती नहीं है, मुझे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। आपने सुबह जो हमारे साथ किया, ऊपर से इतना ज़्यादा हमें गुस्सा दिखाया। गलती आपकी थी, गलती आपने की। हमने कहा था आपसे बॉडी हीटिंग देने नहीं कहा था हमने। बीमार थे तो मर जाने देते, कम से कम वो हिम्मत तो आप हमें धीरे धीरे शानदार करते जो आपने किया है। अब हम क्या अपनी फैमिली से बोलेंगे? क्या बोलेंगे अपने भाई से कि हम एक रात किसी गैर आदमी के साथ गुजर गए हैं? तुमने हमारे करीब आकर हमें बॉडी हीटिंग थी, वह भी बिना किसी रिश्ते के। आशियाना की बात सुनकर रियान बोलता है, रिश्ता चाहिए ना तुम्हें? अभी मैं तुम्हें रिश्ता देता हूँ। चलो चलते हैं काशी साहब के पास में और निकाह कर लेते हैं। आशियाना गुस्से में रियान को घूरते हुए बोलती हैं, यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? निकाह? और आपसे? कभी भी नहीं। जिसे हम अच्छे से जानते नहीं उससे हम निकाह करें? दूर रहिए हमसे, और निकाह जैसी चीज़ को हम बिना अपने भाई की मर्जी के कभी भी नहीं करेंगे। हमारे भाई की मर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप कर सकते होंगे अपनी फैमिली के बिना निकाह, लेकिन हम अपने भाई की मर्जी के बिना निकाह नहीं कर सकते। और थैंक्स टू यू, आपने एक बार फिर हमें बता दिया कि आप वही सरिया लगडू बदतमीज इंसान है जिसे हम पहली बार कॉफ़ी शॉप में मिले थे। हम तो सोचने लगे थे शायद आप वैसे नहीं हैं जैसा हमने आपको कॉफ़ी शॉप में देखा था। हमारी गलती थी, हमसे काफ़ी गिरी, हमने सॉरी बोला, लेकिन आप वही बदतमीज तरीके के इंसान, अपने चिल्लाया कोई नहीं, इट्स ओके, गलती हमारी थी, हमने एक्सेप्ट किया है। आपने जो किया कल रात हमारे साथ उसके लिए हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, और आपने हमें बता दिया है कि आप जो मर्द होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, वह होती है एक औरत की बॉडी। आपको लोग औरत की बॉडी के अलावा कुछ चाहते ही नहीं है। अब आप प्लीज़ जाइए, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, कहीं हम अपना सारा का सारा गुस्सा आपके ऊपर न निकाल दे। प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। रियान आशियाना को घूरते हुए बोलता है, नहीं जाएंगे हम यहाँ से, चाहिए जो करना है आपको कर लीजिए। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती हैं, नहीं जाएंगे ना, कोई बात नहीं, हम ही इस कमरे से चले जाते हैं। इतना बोलकर आशियाना वहां से जाने लगती है, लेकिन वो गेट खोल पाती उससे पहले ही रियान उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे वही दीवार से लगाकर उसके बिल्कुल करीब आकर बोलता है, यह क्या फालतू की बकवास लगा रखी है आपने? हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप हमें यह अपने टेंट्रम्स दिखाएंगे। आशियाना रियान के ऐसे एकदम से घसीटने से, उसे दीवार से लगाने से और फिर उसके इतने करीब आने से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वह रियान को घूरते हुए बोलती है, यह आप क्या कर रहे हैं? हमसे दूर रहकर बात करें। रियान आशियाना की बात सुनते हुए बोलता है, क्यों झूठ बोल रहे हम आपसे? आपने तो अभी बोला था कि हर आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक औरत की बॉडी की नीड होती है और किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। तो अब हम आपके करीब आए तो आपको क्या ही दिक्कत हो रही है? क्या आने से हमें आपके करीब, आपके हमें जितना करीब आना चाहते हैं आने दीजिए। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती है, आपका दिमाग खराब हो चुका है। आप ये क्या बोल रहे हैं? दूर रहिए आप हमसे, हम आपके सच में फियांसे नहीं है जो आप हमारे इतना ज़्यादा करीब आ रहे हैं। रियान आशियाना के और भी ज़्यादा करीब आकर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, क्यों?
क्यों हम आपसे दूर रहे? हम आएंगे आपके करीब और ज्यादा करीब आएंगे। आप ही ने तो बोला था ना कि हमने आपका फ़ायदा उठाया। उस वक्त तो आपका फ़ायदा नहीं उठाया था, लेकिन हाँ अब ज़रूर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। जब इल्ज़ाम लगा है तो उस इल्ज़ाम को अब हमें साबित तो करना होगा ना कि वह इल्ज़ाम सही है। आशियाना रियान को देखते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए। यह आप क्या कर रहे हैं? तभी आशियाना के रूम पे नॉक होने लगता है। आशियाना कुछ बोलने को होती है तभी रियान उसके मुंह पर अपने हाथों को रखकर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ जाता है। उसने एक हाथ आशियाना के गर्दन के पीछे रखा हुआ था तो दूसरा हाथ आशियाना के चेहरे पर रखा हुआ था जिससे आवाज न निकल पाए। आशियाना अपनी नज़रों से रियान को देखे जा रही थी, जिसकी आंखों में एक अलग ही जुनून सवार था। ना जाने कौन सा जुनून, लेकिन एक अलग ही जुनून था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सी हवेली जो सफ़ेद रंग की थी। वो सफ़ेद रंग की हवेली कई एकड़ों में फैली हुई थी, पर वही उस हवेली के पीछे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत डांस करने का एरिया बनाया गया था। वहाँ हर एक चीज़ लकड़ी से बनी हुई थी। पूरा सर्कल करके एक सेमी सर्कल बनाया गया था, वह भी लकड़ी का। और वही बीच में एक गोल सर्कल लकड़ी का बनाया गया था। वही सेमी सर्कल में बहुत सारे खूबसूरत से फूल लगे थे। रेड, वाइट, ब्लैक, येलो हर कलर के रोजेस रखे हुए थे। वही वह सर्कल के बीच में खुशहाली खड़ी थी, जो उस पूरी जगह को देख रही थी। उस पूरी जगह को देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए गाना गाने लगती है। उम्र भर की तलाश है, जिंदगी तू है तो खास है, तू है तो ख्वाबों जैसे दिन, तू है तो रात अफसाना, के हर लम्हा करूँ हंस के, मेरे रब का मैं शुक्राना, तू है हमदम हरदम है जाना, मेरे दिल का मेरे दिल का, तू है हमदम हरदम है जाना, मेरे दिल का। पता नहीं खुशहाली यह गाना क्यों गा रही थी, लेकिन वह गाना गा रही थी। उसके दिमाग में यही गाना आ रहा था। वह मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर फिर एक जगह घुमाते हुए लहराते हुए डांस करने लगती है। वह बहुत ही अच्छे से डांस कर रही थी। उसे न जाने क्या हो रहा था, लेकिन उसे अभी गाना गाने का मन कर रहा था, डांस करने का मन कर रहा था और वह कर रही थी। तू मेहरम मेहरम है जाना, मेरे दिल का, तू है हमदम हरदम है जाना, मेरे दिल का। कुछ तो हुआ है ऐसा, हंस के धड़कती है धड़कन आजकल, लगता है जादू को तूने ही किया हो जैसे मुझ पे आजकल, उजालों सी खूबसूरत हंसी को चूम लो, ख्यालों की सब बातें पास आके बोल दूं। खुशहाली मुस्कुराते हुए कभी अपने हाथों को आगे ले जाती, कभी पीछे ले जाती, कभी अपने हाथों को गोल गोल घुमाती है, फिर लहराती है, फिर खुद गोल गोल घूमती है। उसे नहीं समझ में आ रहा था वह क्यों गाना गा रही है, लेकिन वह गा रही थी। शायद उसके दिल में उसके जो जज्बात थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रही थी, वह उन जज्बातों को अपने गाने के जरिए बयां कर रही थी। उसे भी नहीं पता था कि उसके दिल में कौन से जज्बात उमड़ रहे हैं, कैसे जज्बात हैं जिन्हें वह गाकर बयान कर रही है, लेकिन वह बयान कर रही थी। वह अपने अंतिम में चल रहे इस बातों से अभी भी वाकिफ न थी। रहे जो एक जैसा हरदम हो, हसीन मौसम तू बन जाना, के हर लम्हा करूँ हंस के, मैं अपने रब का मैं शुक्राना, तू है हमदम हरदम है जाना, मेरे दिल का, तू है हमदम हरदम है जाना। वहीं ऊपर मयंक जो अपने रूम में बैठकर कुछ काम कर रहा था, उसके रूम से हो कॉटन के पीछे कहीं बिल्कुल साफ नजर आता था। उसके कानों पर यह गाने की आवाज पड़ने लगती है। खाने की आवाज सच में बहुत ही ज्यादा मधुर थी, माना खुद को रोक नहीं पाता और अपने काम को वहीं छोड़कर बालकनी के पास आ जाता है और बालकनी के पर्दों को थोड़ा सा अलग करके खुशहाली को देखने लगता है, जो बस अपने हाथों को हवा में यहाँ से वहाँ लहरा डांस कर रही थी और वह बस वही मुस्कुराते हुए खुशहाली को देख रहा था। वह अपने जज्बातों से पाकिस्तान की खुशहाली के जज्बात जिसे वह वाकिफ नहीं था, लेकिन शायद कोई गानों के जरिए अपने जज्बातों को समझने की कोशिश कर रही थी या फिर अपने जज्बात बयां कर रहे थे, इसमें वह खुद ही कन्फ्यूज थी। मेरे दिल का, तू मेहरम मेहरम है जाना, मेरे दिल का, तू है हमदम हमदम है जाना, मेरे दिल का। वही खुशहाली अभी भी गाना गाते हुए डांस कर रही थी।
अपने हाथों को इधर उधर लहराती तो कभी अपने पैरों को इधर उधर थिरकाती, लेकिन मनन तो बस एकटक अपने सीने पे हाथ बांधे खुशहाली को देखे जा रहा था। वो खुशहाली के चेहरे के एक्सप्रेशन जो पल पल में बदल रहे थे उन्हें देखता रहता है। खुशहाली गाना गाकर वही उस गोल चक्कर पर बैठ जाती है। मनन अभी भी एकटक वैसे ही खुशहाली को देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपने सीने में हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खुशहाली को देख रहा था। वो खुशहाली के चेहरे के एक्सप्रेशन जो पल पल में बदल रहे थे उन्हें देखता रहता है। खुशहाली गाना गाकर वही उस गोल चक्कर पर बैठ जाती है। मनन अभी भी एकटक वैसे ही खुशहाली को देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस अपने सीने में हाथ बांधे मुस्कुराते हुए खुशहाली को देख रहा था।